12 जनवरी। वक्त सुबह के 7 बजे। चर्च के हॉल में दीवारों में लगी कंदीलों की जर्द सी रोशनी एक पुरस्कार और पुरसोर सा तासुर पेश करती थी। बर्फबारी का जोर थम गया था। ठंड थी कि हड्डियों में घुसती चली जाती थी। लकड़ी की बेंचों से टेक लगाए हुए जवल ने अपनी आधी शॉल हंसला के ऊपर डाल रखी थी। बाजू से गेट फैलाए वो उसे अपने कंधे से लगाए हुए था। वो थोड़ी देर पहले ही जबल के पास आई थी। वो इकलौती थी। कुछ नहीं, बहुत सारी राहत उससे अपने भाइयों की तरफ से मिली हुई थी। जबल की तरफ से तो कुछ ज्यादा ही। जुहरू को कुछ भी बताने पे जबल ने उससे कोई पास पुर्स नहीं की थी। वो आई, उसे आने दिया और बात खत्म। जबरीज के साथ रुकने की मर्जी उसकी अपनी थी और जबल ने जोड़ ही दिया। अब वो अगर जबल के पास वापस आ रही थी, जबल को एतराज कोई नहीं था। एक बात बताई लाला। मेरी नाकाम मोहब्बत के जिक्र ना छेड़ देना। वो बंद आंखों से बड़बड़ाया। आपने जुहरू को क्यों छोड़ा? कोशिश तो करनी चाहिए थी उसके लिए। उसे रह रहकर तय खाने के मन्नासिर याद आ रहे थे। मजबूरी थी। जावर करोड़ खातून में से किसी एक को चुनना था। और आपने मोहब्बत छोड़ दी। मैंने मोहब्बत चुन ली। वो तिस्सी कर गया। इंसान को जिंदगी में कई मोहब्बतें होती हैं। पहली, माँ बाप से। और उस मोहब्बत की खातिर अगर किसी लड़के या लड़की को छोड़ना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। घर से भाग जाना मोहब्बत नहीं, ऑब्सेशन है। फिर करियर से मोहब्बत, पढ़ाई से मोहब्बत। अब इन मोहब्बतों के लिए कंफर्ट से मोहब्बत छोड़नी पड़ती है। अयाशियाँ और वक्त की बर्बादी से जो मोहब्बत है उसे भी छोड़ना होता है। इंसान मोहब्बत छोड़ सकता है, ऑब्सेशन छोड़ना मुश्किल है। अब आप गलत बात कर रहे हैं लाला। वो बेहद खफा हुई। अपनी मोहब्बत छोड़ना करियर वगैरह की मोहब्बत से बहुत ऊपर की बात है और ये काम मुश्किल होता है। बिल्कुल होता है। बल्कि हर किस्म की मोहब्बत को छोड़ना मुश्किल होता है। मगर किसी लड़के या लड़की से होने वाली मोहब्बत को छोड़ना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन छोड़ देना चाहिए जब मोहब्बत की तुक न बनती हो। जब एक मोहब्बत छोड़ देने पे कई जिंदगियां बन जाती हों। मोहब्बत अमन, सुकून और बका है। हमने उसे सर चढ़ा लिया है। अगर आपको ज़मीने और ज़ुखरुख में से कुछ चुनने को कहा जाए तो आप क्या चुनेंगे? जमीनें। आप ज़ुखरुख से मोहब्बत नहीं करते लाला। वो बेहद मायूस हुई। जबल मुस्कुराया। दुनिया उसकी सलाह क्यों नहीं समझ रही थी। मैं हाथों से भी मोहब्बत करता हूँ और ज़मीनों से भी। लेकिन ज़मीनें ज़रूरी है क्योंकि उन ज़मीनों से कई मोहब्बतें जुड़ी हैं। यहाँ मैंने मोहब्बत में बकाव और अमन को चुना। हाथों की मोहब्बत मेरे दिल को ज़ख्मी कर सकती है। कुछ मोहब्बतें बेजोड़ और बेसर और पैर की होती हैं। ज़ुखरू फ़कार से जबल खान की मोहब्बत भी बेजोड़ है। ना वो मेरे लिए थी, ना है और ना हो सकती है। उससे शॉल का पल्लू हंसला के ऊपर दुरुस्त किया। वो उसकी कपकपाहट महसूस कर सकता था। अब मेरी नाकाम मोहब्बत के किस्से भूल जाओ। ख्वाह दुख ही होने लगेगा। वो हंसकर बोला। उसकी हंसी में टूटे दिल की किरचियां थीं। हंसला के दिल को कुछ हुआ था। कई लम्हे उन दोनों के दरमियान खामोशी रही। जबल खान के गले में जाने क्यों गिल्टी उभर कर मधुम हुई थी। कह देना आसान था, दस्तबरदारी मुश्किल थी और वो हमेशा मुश्किल रहती। उन्हें जाने दे लाला। उन्हें या सिर्फ उसे जाने दो। हंसला उसका इशारा समझकर छींप गई थी। जबल ने कम से कम इन मामलात पे बेझिझक बात करने पे उसे छूट दे रखी थी। वो अपने साथियों के बगैर नहीं जाएगा, इसलिए उन्हें। लोगों के लिए इतना मत करो हानि। लोग इस काबिल नहीं होते। लोग नहीं होते होंगे। सैयद शादान इस काबिल है लाला। वो बेधड़क अंदाज से बोली। वो इस काबिल है कि उसके लिए और उसकी बात की जाए। सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वो उसका सर थपकने लगा। लाला, प्लीज उन्हें जाने दे। लीडर बने, खुदगार सही। मैं सो रहा हूँ, आवाज ना आए अब। वो बेंच से टेक लगाए आंखें मूंद गया। लाला, जबरीश लाला ने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, प्लीज। क्या मालूम, किया भी हो। वो धीरे से बोला। बंद आंखों के पार वो मंजर एक बार फिर उभर आया, जिससे जबल हाथ चाहते हुए भी झटक नहीं पाता था। उससे वो मंजर, वो दिन, वो तारीख सब भूलना था। मगर ये उसके बस में नहीं रहा था। वक्त उससे एक बार फिर पीछे ले गया। बहुत पीछे। वो नहीं जाना चाहता था। बिल्कुल नहीं। बाहर के दिन थे। बसंत नामी बला पे पाबंदी होने के बावजूद गांव के लड़के एक बड़े मैदान में जमा होकर पतंग उड़ाया करते थे। दुम्बे सभा होते थे। खुशी से हवाई फायरिंग होती थी और इन तमाम कामों से फारिग होकर मौसीकी की महफिल लगती थी। जबल खान की हवेली के अगबे हिस्से में आज वसंत मनाने के बाद मौसीकी की महफिल सजी थी। रौनक सी रौनक थी। स्टेज पे बैठा गांव से ही ताल्लुक रखने वाला एक गुलकार अपने साथियों को कोई हिदायत दे रहा था। पूरे चांद की रात में जिस
जब मोहब्बत ने दिल पे डेरे जमा रखे हों, ऐसी महफिलें फिर सीधा दिल पे आकर लगती हैं। हवेली के अगबे हिस्से में जहाँ बहराम, ईसा और गाँव के बाकी लड़के मौसीकी से महसूस हो रहे थे, वहीं अगर हवेली की छत पे आओ तो जबल खान ने छत पे पहला कदम धरा था। वहाँ एक तरफ लकड़ी के तख्त पे सबरीज के सामान रखा था, लैपटॉप, आईपैड्स, मोबाइल और कई कागजात। दूसरी तरफ वो एक टांग मोड़े दूसरी लटकाए मोबाइल कान से लगाए हुए था। डार्लिंग, तुम मेरी बात तो समझो ना यार। यार मैं आ जाऊंगा रात तक। वो तनीन को आराम करने की कोशिश कर रहा था। गुलूकार अब पूरे सोच में गाना शुरू कर चुका था। स्वीट हार्ट, प्लीज मैं आ जाऊंगा यार। यार अब प्लीज रोना मत शुरू कर देना। दनीन मेरी जान, मेरी बात तो समझो। वो उसकी सुने बगैर फोन काट चुकी थी। जबल मुस्कुराहट दबाए हुए आया और तख्त पे एक तरफ नींदराज सो गया। जबल ने सर को दोनों हाथों में गिरा लिया। ये बीवियां इतना नाराज क्यों होती हैं यार, और फिर मानती भी नहीं। वो बेख्तियार कर रहा, मनाने के मामले में वो बेकार था बहुत। जबल हंस पड़ा। ये डार्लिंग, स्वीट, जान मनाने के लिए और उसे अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए, ये भी भला कोई सलाह है? वो पूरे चांद को देखते हुए गुलूकार की आवाज़ सुनते हुए एक अलग ही अंदाज से बोला। आजकल वो स्यारे मोहब्बत का बासी था। आजकल उससे कदमों से कशिशें सकल ख़त्म थी। हवाएं आसपास रक्स करती थी। फिर क्या बुलाऊं उसे? बल्कि तुम बताओ, तुम अपनी बीवी को क्या कहकर बुलाओगे? जानान, जानान। गुलूकार की आवाज़ में सोच भर गया। जानहान। वो बेसाख्ता बोला। इससे ज्यादा खूबसूरत लफ्ज कोई हो ही नहीं सकता। जबरीश ने ठहर कर उसे देखा। वो मौसीकार के साथ धीमा धीमा गुनगुना भी रहा था। वो इश्तियाक से चांद भी देख रहा था। उसकी आंखें उस चांदनी से ज्यादा रोशन थीं। उसके लहजे में बेफिक्री थी और लबों पे तबस्सुम। सबरीश शाहनवाज खुद मोहब्बत कर चुका था, और जिन्हें मोहब्बत हो चुकी हो वो अपनी बरादरी के लोगों की शनाख्त कर ही लेते हैं। तुम किन चक्रों में हो जबल? वो संजीदगी से आगे को हुआ। जबल हन्नूस आंखें मूंदे गुनगुना रहा था। चक्रों में नहीं हूं, मैं तो सीरियस हूं। किसके लिए? वही जिसकी आंखें सुरमाई हैं। वो बेधड़क बोला। एक लम्हे के लिए सबरीश सांस नहीं ले सका। मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। उससे याद आया कि 2 साल पहले भी जबल खान ने खूबखू यही अल्फाज कहे थे, और आज भी दोबारा कह रहा था। यानी वो अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं हुआ, या फिर वो उसे मौक़िफ़ समझने की गलती कर चुका था, और ये मोहब्बत थी, निरी मोहब्बत। सबरी चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। वो 2 साल पहले की उस मंजर को भूल ही गया था, मगर जबल को सब याद था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सबरीश को अपनी आवाज़ दूर से आती महसूस हुई। जबल खान ने अब की आंखें खोलकर उसे देखा, गहरी सांस ली और उस मंजर को याद किया तो वो चंद साल पीछे आ गया था। नई निगाहों से अपने अतराफ में देखते उससे उन अल्फाज की पेशकश को आसपास सुना। फिर आंखें सुखेड़ी, जहन बेदार हुआ। आसपास मंजर बदल गए, और अब वो वहाँ था जहाँ उससे पहली बार इससे मिलते जुलते अल्फाज सुने थे, जहाँ पहली बार वो उन सुरमाई आंखों से मुतारिफ हुआ था। वो हाथों में ट्रे लिए तेज तेज कदम उठाते हुए ऊपरी मंजिल पे बने किचन से नीचे की ओर जा रहा था। जब उससे सबरीज के कमरे के बाहर खड़ी किसी लड़की को जोर जोर से दरवाज़ा बजाते हुए देखा, वो आगे बढ़ जाना चाहता था, मगर वो ठहर गया। सुरमाई रंग के लिबास में हमरंग दुपट्टा सर पे लिए वो जबल के नीम रूख पे खड़ी थी। उससे ट्रे एक मेज़ पे रखी और उसकी तरफ बढ़ा, वरना वो शायद दरवाज़ा तोड़ने का इरादा रखती थी। सबरीश, दरवाज़ा खोलो वरना मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, और तुम जानते हो मैं ये कर सकती हूँ। वो चंद पल रुकी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं दूसरी चाबियां ले आऊंगी। फॉर गॉड सेक दरवाज़ा खोलो यार। अब की उसे दरवाजे पे ठोकर मारी। दुपट्टा ठलक कर गिरा और उससे कंधों को छूते बाल नजर आए। सामने से आती तनीन ने उसे ताज्जुब से देखा। वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा जी। आवाज़ में सुखरुख मुड़ी। अब के जबल उसे देख सकता था। वो भरा भरा चेहरा, वो सेहतमंद लड़की, मगर उससे सिर्फ वो सुरमाई आंखें देखी और बस देख कर रह गया। तुम्हें पता तो है कितना अटैच रहा है वो अंकल से। वो मुझसे भी बात नहीं कर पा रहा। उसे वक्त दो। मैं जब तक उसे देख नहीं लूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। उसे सुकून से अपना मुद्दा बताया। वो नाराज होगा क्योंकि बाकी सब नहीं आ सके। मैं उससे बात किए बगैर यहाँ से नहीं हटूंगी। जबल यहाँ क्यों आया था वो भूल गया। हाँ, वो खानदानी मसाइल ख़त्म करने आया था, मगर ये कौन सा मसला था जो उसे इस वक्त सबसे अहम हो लगा।
और क्यों लगा था? ठीक है, फिर कोशिश करती रहो। ननीन कंधे उचकाती हुई वहां से चली गई। जबल खामोशी से दूसरे कमरे में गया और वहां से चाबियों का एक गुच्छा लेकर आया। सुखरूख अब भी दरवाजा बजा रही थी, उससे आवाज दे रही थी। जब जबल ने उससे पुकारा, हातून। वो मुड़ी। जबल ने चाबी का गुच्छा सामने किया, जिसके पार उसे वो आदमी नजर नहीं आया। शायद वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, मगर वो आदमी, वो इतने करीब से उन आंखों को देखकर एक अलग कैफियत का शिकार हुआ। ये ट्राई करे, दरवाजा नहीं खुलेगा। शुक्रिया। उससे चाबियां एक एक करके ताले में घुसानी शुरू की। तुम क्या लगते हो जबरीज के? वो उसकी तरफ पुश किए खड़ी थी। जबल उसके हाथों की जद्दोजहद देख रहा था। ताला मुख्तलिफ डिजाइन का था, वो चाबी मुख्तलिफ लगा रही थी। मेरा कजन है वो। फिर तुमने कमरा खोलने की कोशिश नहीं की? कोई चाबी लग कर ही नहीं दे रही थी। जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं जब भी चाहता वो मेरे लिए दरवाजा खोल देता। क्या कमाल का एतमाद था। सुखरूफ ने मुड़कर देखा, मगर वो उसके हाथ से चाबी लेते हुए आगे आया। अब वो सुखरूफ की तरफ पुश किए हुए था। उसका चेहरा ठीक से नहीं देख सकी, बस एक झलक देखी थी, जिससे वो बहुत जल्द भूलने वाली थी। जब तुम्हें यकीन था कि वो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देगा तो तुमने खुलवाया क्यों नहीं? वो संजीदा थी। जबल ने एक ही चाबी ताले में घुसाई, लॉक खुल गया। मुझे लोगों को स्पेस देने की आदत है। अच्छा लगता है जब वो रो कर चीख कर गम हल्का कर ले, ताकि दिल का बोझ हट जाए। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे लोगों की प्राइवेसी की कोई परवाह नहीं? माशाल्लाह, आप बहुत समझदार निकली। वो उस आदमी को कोई जवाब देती कि दरवाजा खोलकर सबरीश सामने आया। उसकी सुर्ख आंखें, उसका मलाल में डूबा वजूद और उसके चेहरे पे रकम खसन। सुहरुख का दिल कट कर रह गया। ये क्या हालत बना रखी है यार? वो अंदर दाखिल हुई, जबल पीछे रह गया। आने वाले वक्तों में वो कई बार पीछे रह जाने वाला था। ये इस वक्त उसे अंदाजा नहीं था। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कोई ऐसे करता है भला? वो अब उससे बहुत कुछ कह रही थी। सबरीत चुपचाप सुनता रहा। दरवाजे पे खड़े जबलहान ने कई मिनट बाद जो आवाज़ सुनी, वो सबरीज के रोने की थी। वो रो रहा था, बहुत बुरी तरह रो रहा था। वो लड़की उसे तसल्ली के चंद अल्फाज कह रही थी। वो रोते हुए गिला करते हुए सुन रहा था या नहीं, अंदाज़ा मुश्किल था। उस रोज़ जबलहान एक नए जज्बे से मुतारिफ हुआ था। उसे लगा था बात सिर्फ उस लड़की की एक छोटी सी मुश्किल हल करने की है, मगर बात बड़ी थी। उसका दिल मुश्किल में डाल गई थी। अगले एक दो दिन वो वहां आती रही। जबल उसे दूर दूर से देखता रहा। उस रोज़ के बाद उससे करीब जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। उस रोज़ के बाद वो उसकी कोई मुश्किल आसान नहीं कर सका था। मगर उस रोज़ के कई हफ्ते बाद बिलाखिर जो समझ आया था, वो ये था कि जबलहान को ज़ुख्र फ़क्कार के लिए आसानियाँ पैदा करते रहना चाहिए। यूं ही बेमकसद किसी राहदारी में खड़े उससे बात करनी चाहिए। जिस तरह उससे पहली बार देखा था, उसी तरह उतने करीब से उसे देखने का एक हक मिलना चाहिए। वो कितना खूबसूरत बोलती थी, उसे सुनने के कई मौके मिलने चाहिए। और उसकी आंखें, वो कई हफ्ते उन आंखों के सहर में रहा। फिर उससे मालूम हुआ कि वो अगले कई बरस कयामत तलक यूं ही रह सकता है, असीर, ज़ुख्रुफ़ फ़क्कार की सुरमाई आंखों का असीर। शाहनवाज सुरानी के इंतकाल के 2 माह बाद का जिक्र है। हवेली की छत से कमर जोड़े हुए खड़े सबरीश ने मुड़कर तख्त पे बैठे जबलहान को देखा। वो उसी को देख रहा था, यकटक, बेपरवाह। मैं शादी करना चाहता हूँ। वो बेधड़क अंदाज से सबरीश की आंखों में आंखें डालकर बोला। मैं आखिरत लाख तक तुम्हारी माँ नहीं हूँ, फिर मुझे क्यों बता रहे हो? उससे हमेशा की तरह मजाक समझा। मुझे वाकई शादी करनी है, और उसी लड़की से करनी है। कौन लड़की? उलझा। जबल ने गहरी सांस ली। वो जिसकी आंखें सुरमाई हैं। अव्वल तो सबरीश को कुछ समझ नहीं आया, और फिर यकदम उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो पिछले 2 माह से ज़ुखरू के मुतालिक बहुत कुछ पूछता रहा था। सबरीश बेख्तियार खस पड़ा। तुम्हें ज़ुखरुख अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। उम्र देखी है अपनी, तुमसे बड़ी है वो। सबरीश एक बार फिर हंसा था। उसे ये वाकई मजाक लगा था। तो क्या हुआ, दनीन भी तो तुमसे बड़ी थी, और शादी के वक्त आप 21 के थे। यानी मेरे खानदान का हर लड़का मेरे नक्शे कदम पे चलेगा। वो महसूस सा बोला। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी यार, अब नहीं है। अब वो मेरे लिए मोहब्बत से भी बढ़कर है। ठीक है फिर, मेरी भी शादी करवाओ, चंद साल बाद मैं भी यही कहूंगा। जबल गोया फैसला कर चुका था। अभी तुम्हारी उम्र कम है, बड़े हो जाओ फिर बात करेंगे। उस वक्त, उस समय उसे ये मालूम नहीं था कि ये बात खत्म हुई है, दिल से नहीं निकली। तुम
तुम ज़ुखरूख को पसंद करते हो? आज उसके सामने खड़े वो जैसे यकीन नहीं कर पा रहा था। बताया तो था, वो मुझे अच्छी लगती है। तुमने तो सिर्फ ये कहा था कि वो अच्छी लगती है। इस तरह तो मेरे दोस्तों को हर दूसरे दिन हर तीसरी लड़की अच्छी लगती है। अब की जबल ने आंखें खोली। सबरीश को उसकी आंखों में वासिया नागवारी दिखी। हमारे यहाँ अच्छी लगती है का मतलब होता है मुस्तकबिल की बीवी लगती है। हमारे यहाँ मतलब बड़े सादे होते हैं। वो चिताते हुए बोला। जबरीश सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ बेहद यकीनी से उसे देखता रहा। उसकी जिंदगी के दो अहम लोग एक चीज़ की जुस्तजू में थे। वो दोनों उसे एक जितने अजीज से। ये ऐसा था जैसे एक माँ के दोनों बेटों को एक खिलौना पसंद आ जाए। और सितम ये कि वो दुनिया का वाहिद खिलौना हो। कई लम्हे वो कुछ बोल नहीं सका। जबल ये मुमकिन नहीं है। बिला के खिलौने की मिल्कियत का फैसला हो गया था। सुल्तान स्कूल के ज़माने से ज़ुखरूख को पसंद करता है और वही उससे शादी करेगा। क्यों? क्या वो सुल्तान की मलकियत है? पसंद करने से वो उसकी नहीं हो जाएगी। ज़ुखरूख भी उसी को पसंद करती है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उनके दरमियान कुछ मसाइल हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तुम उसका ख्याल दिल से निकाल दो। उसे सहूलत से हल फराहम किया। वो ख्याल नहीं है, हकीकत है। उसे दिल में जगह देने पे मेरा इख्तियार नहीं था और बाहर निकालने पे भी नहीं है। वो आपकी दोस्त है। आप मेरे लिए उससे बात करें। मैं अम्मा को उसके घर भेजूंगा। वो तुम्हें जानती तक नहीं है और तुम्हें लगता है वो तुमसे शादी कर लेगी? अरेंज मैरिजेस एग्जिस्ट करती हैं। बेलाग तबसरा। तुम और ज़ुखरूख बहुत मुख्तलिफ हो। वो मिस्र हुआ। ये कहाँ लिखा है कि जिससे शादी करो वो बिल्कुल हमारे जैसा हो? जबल, मेरा दिमाग मत खराब करो। सबरीश सख्ती से बोला। आप मेरा दिल खराब करें। मैं अपने मौकिफ से नहीं हट रहा। वो अच्छी लगती है और लगेगी। आप किसी के दिल से कुछ निकाल नहीं सकते। जबल के दिल से तो हरगिज नहीं। वो दो टोक अंदाज से बोला। सबरीश को अंदाजा हो गया था कि वो वक्त गुजर गया है जब वो उससे रोक सकता था। मोहब्बत मर्ज की तरह जिस्म के हर हर हिस्से में सरायत कर गई थी। वो अगर सिर्फ उसके दोस्त की मोहब्बत होती तो उसे कोई एतराज़ न होता, लेकिन वो दुश्मन की बेटी भी थी और बहुत जल्द बनने वाली उनकी असीर भी। उससे जबल अजलाल खान की आंखों में आज तक ऐसी बेखौफी और खलूस नहीं देखा था। आज उसे बायाक वक्त मोहब्बत से खौफ और नफरत दोनों महसूस हुए। जज्बात दीमक है, तख्त खा जाते हैं। उससे आज तक अपने आप को इतना सहा नहीं पाया था। तुम्हें फैसला करना होगा। जावरखड़ और मोहब्बत में से किसी एक को चुनना होगा। वो तख्त छोड़कर उठा। जबल बेयकीनी से उसे देख रहा था। गुलूकार का नगमा नोहे की सूरत इख्तियार कर चुका था। मैं इस प्लान को छोड़ रहा हूं। जिस दिन तुम उसकी मोहब्बत छोड़ोगे उस दिन मैं वापस आ जाऊंगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम उसके ख्वाब देखोगे मगर उसके हसूल की कोशिश नहीं करोगे। आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं उसके बगैर रह नहीं सकूंगा। मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। आप ये सब सुल्तान के लिए कर रहे हैं। आपके लिए बस वो अहम है। जबल का दिल कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में रंज था। उसकी आरज़ू तर्क कर दो तो मेरे पास वापस आ जाना। मैं उसे छोड़ नहीं सकता, आप जानते हैं। जबरीश कहकर रुका नहीं था। जबलहान बेबसी भरी हैसियत से उसे वहां से जाते हुए देखता रहा। अगले 3 माह वो बड़ी ठिठाई से मोहब्बत बेड़ा रहा। फिर रफ्ता रफ्ता हालात वाकयात ने कुछ यूं पलटा खाया कि जावर खड़िए उस सादत से लड़के को दिल मारना पड़ा। घरेलू मजबूरियाँ, अवाम के मसाइल, उन सब में दिल कहीं पीछे रह गया। कई बार मोहब्बतें हालात की नज़र हो जाती हैं। जबलहान की मोहब्बत को भी घर के हालात और ख़ानदानी मसाइल निकल गए। वो घर का बड़ा बेटा मोहब्बत को बहुत छोटा करके किसी कोने में डाल गया। 3 माह बाद मोहब्बत को थपक कर सुलाया गया। आरज़ुओं पे मिट्टी डाली गई। दिल को तावीलें, लालच और दलाल से दिए गए। उससे मानी या चीखा चिल्लाया किसी को क्या फ़र्क पड़ा। दिल के नखरे नहीं उठाए जाने चाहिए। बंदा सलील होकर रह जाता है। ये बात जबलहान ने सीख ली थी। जावरगढ़ के बढ़ते हुए मसाइल उसे एक बार फिर सबरी शाहनवाज के पास ले आए थे। इस बार वो बहुत कुछ पीछे छोड़ आया था। आंखें चमक खो चुकी थीं। दिल दुनियावी हो चुका था। तख्त ने जबलहान की कुर्बानी को बड़े ही क्रोफर के साथ कबूल कर लिया था। हाल में वो यूं ही आंखें बंद किए हुए था। अनसला मलाल से उसे देखती रही। बंद आंखों के पार जबलहान की आंखों में जलन थी, सीने में चुभन। उसके अंदर तब्दीली आ रही थी मगर वो कबूल नहीं करना चाहता था। 12 जनवरी सुबह 7:30 बजे। जिस वक्त जबल खान अपनी नाकाम मोहब्बत के किस्से रो रहा था,
उसी वक्त नीम अंधेरे में जलती बुझती टॉर्च की रोशनी में सुल्तान सफदर गर्दन झुका के बैठा जबरीज की पिंडली से ऊपर लगे जख्म को साफ कर रहा था। यह हंटर का जख्म था जिससे शायद वो नोटिस नहीं कर सका था, मगर रात की उस पहर उस पे उठने वाली दर्द उसकी रूह को झिझोड़ने के लिए काफ़ी थी। जल रहा है भाई, आहिस्ता हाथ चलाओ। जबरीज दबा दबा घुराया। ड्रामेबाजी बंद करो, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूं मैं। सुल्तान ने रुई रखकर उसके जख्म पे दबाव बढ़ाया। जबरीज ने लब भींच लिए। अपने कारनामे भुगत रहे हो, तुम सिर्फ शुक्र करो कि इस वक्त हम कैद हैं, वरना जो तुम्हारे साथ होनी थी वो आधी दुनिया याद रखती। जबरीज ने उसकी झुकी गर्दन को देखकर मुस्कुराने की सही की, मगर दर्द इजाजत नहीं देता था। आंखों में पानी भर आया। गालियां दे देना, मार लेना, या फिर जो दिल करे चाहो तो छोड़ भी देना, लेकिन मुझे माफ कर देना। ये गिल्ट कि मैंने तुम सबकी जिंदगी बर्बाद की, ये मुझे सुकून नहीं देगा। तुम्हें जबल से माफी मांगनी चाहिए। सुल्तान ने गंदी रुई एक तरफ रखनी शुरू कर दी। खून साफ करते करते जख्म साफ होने लगा था। जख्म गहरा था। किस बात की माफी? हर दफा उसे छोड़ने की माफी। आराम से बोला। वो आज भी वहीं स्टक है। 11 साल का वो बच्चा जिसे उसका दोस्त छोड़कर चला गया था, उसे दोस्त नहीं बनाए, उसे रिश्ते नहीं मिले, अच्छा बचपन नहीं मिला। तुम्हारे फादर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बाप के बारे में ऐसा मत कहो। सच को मानना सीखो जबरीज। मेरे पापा हीरो थे, और हीरो होने से पहले वो एक इंसान थे। किसी भी इंसान को अपने मेंटोर मानते वक्त याद रखना चाहिए कि वो इंसान है, खता का पुतला। उसके अंदर फ्लॉज हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं तो किसी और के लिए। हर हीरो किसी न किसी की कहानी का विलन जरूर होता है। तुम्हारे पापा जावरखड़ के हर बच्चे के लिए विलन थे। वो जख्म के गिर्द सफेद पट्टी बांधने लगा। उससे जबरीज की तारीख पड़ते चेहरे को नहीं देखा। कुछ लोग हमारे लिए बेहद अच्छे होते हैं। अल्लाह ने उनको मुकाम, इज्जत, रुतबा दे रखा होता है, और उन्हीं लोगों में कई बार खामियां होती हैं। लेकिन चूंकि वो हमारे पसंदीदा इंसान है, तो हम मर कर भी अपने आइडियल पे कोई बात नहीं सुनना चाहते। एक हकीकत बताऊं जबरीज? वो उसका पांचा दुरुस्त करते हुए पूछने लगा। जबरीज ने उससे बोलने के लिए नहीं कहा, लेकिन जिस दिन इंसान अपने आइडियल को करीब से जान लेता है, उस दिन वो आइडियल नहीं रहता। तुम अपने बाप को करीब से जान नहीं सके। वो तुम्हारा आइडियल आदमी अपने अंदर खामियां रखता था। तुम उन्हें दुनिया की नजरों से छुपा नहीं सकते, उनका मुदावा कर सकते हो। अपने आइडियल के लिए इतना करना बनता है। उससे जबरीज को देखा। गहरी पूरी आंखें हर्ट लगती थीं। वो लब भींचे हुए था। जब अल्हान तुमसे नाराज है, उसे मनाओ। दोस्तों को मनाए जाने का मान होता है। तुम क्यों उसका मान तोड़ रहे हो? जबरीज सेठाई से नफी में सारी लाने लगा। उससे बस अपने दिल में मेरे लिए जहर भर रखा है। हम 12-13 साल के तो नहीं थे। अगर उसे कोई मसला था तो मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? सुल्तान ने बेहद संजीदगी से उसे देखा। वो किसे क्या बताता? तुमने मुझे बताया कि जब अल्हान ने तुम्हें अपने गांव बुलाया था, उससे एक दोस्त और भाई को दावत दी थी। तुमने वहां जाकर गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। फिर वो क्या कहता? मुझे जब अल्हान से इतनी नफरत है कि मैं उसे अपने हाथों से मार दूं और मुझे अफसोस तक ना हो। लेकिन वो सच्चा और खरा और खुददार आदमी था। दूसरी बार तुम्हारी उसके पास वापसी एजेंट बनकर हुई। वो उस आदमी से क्या शिकायत करता जिसे महज अपने पाप का नाम साफ करना था। और तीसरी बार तुम उसके पास अपने खानदान की सलामती मांगने गए। उससे हर बार तुम्हारे आगे सर तस्लीम में खम किया है, लेकिन वो एक इंसान है। अगर तुमने अपना खानदान चुना था तो तुम्हें जबल को छोड़ना नहीं चाहिए था। दोस्ती ऐसे नहीं चलती जबरीज। एक का हाथ पकड़ लो और दूसरे को धक्का दे दो, क्योंकि हाथ पकड़ने वाले को तुम्हारी जरूरत थी। गिरने वाला अगर कहता नहीं है तो क्या उसे दुख नहीं होता? ये एक बेहद लंबी तकरीर थी जिसे सुल्तान ने एक लंबे अरसे बाद किया था। दुनिया को आग लग रही होती तो वो अपने लफ्ज़ों से ना बुझा था, मगर दोस्त की तरफ चिंगारी भी आएगी तो सुल्तान सफदर भूख से उड़ाएगा। उसके पास एक बार दोस्त बनकर जाओ जबरीज। फिर वो शिकायत भी करेगा, साथ गिला भी करेगा, रोएगा भी, और माफ भी करेगा। वो मुझे माफ नहीं करेगा। सबरीज होंठ काटते हुए बोला। क्यों? वो जुखरुख को पसंद करता था। उसके बराह रास्त कह देने पे सुल्तान एक लम्हे के लिए थम गया। बाकी दोस्तों की निस्बत उन दोनों को तो उम्मीदों की जरूरत नहीं थी, मगर आज उसे तमीद बांधनी चाहिए थी, ऐसा सुल्तान को लगा। करता है। काफी देर बाद कहकर सुल्तान ने तेजी की। सबरीज हैरान नहीं हुआ। वो सुल्तान की लोगों के चेहरे पढ़ने की सलाहियतों से वाकिफ था। मैंने प्लान 7 पे काम करने से पहले उससे एक शर्त रखवाई थी
कि वो ज़ुखरूफ के पीछे नहीं जाएगा, और तुम्हें लगता है उसे तुम्हारी बात मान ली। सुल्तान ने जैसे उसका मजाक उड़ाया हो। वो मुझे इल्ज़ाम देता है। जबरीज के एहसास से जुर्म में इजाफा हुआ। जाहिर है वो देगा। मोहब्बत छोड़ना आसान नहीं होता, मगर मर्द मोहब्बत को किसी तीसरे की वजह से नहीं छोड़ता। जबलहान ने भी ज़ुखरूफ को तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा, लेकिन दिल मलामत करेगा तो किसी को इल्ज़ाम तो देना पड़ेगा ना। हालात, ज़ात, बरादरी, कुछ भी। उसे इल्ज़ाम देने को जबरीश शाहनवाज मिल गया है तो ठीक है, वो अपनी जगह दुरुस्त है। जबरीश ने थकान से उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। सुल्तान भी साथ मुस्कुराया था। शाहजहान को लगता था वो सुल्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त है। हसन को लगता था वो सुल्तान के सबसे करीब है। शायद वो दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त भी थे, मगर सुल्तान सफदर और जबरीश शाहनवाज के दरमियान लफाजी की गुंजाइश नहीं थी। उनके दरमियान अनकही के मसाइल नहीं थे। वो दोनों वक्त की कैद, साजिशों के सहर से आज़ाद थे। वो दोनों हकीकी दोस्त थे। ऐसा दोस्त जो पास बैठे तो सुकून मिले, मुस्कुराए तो दिल खुश हो। वो दोनों खामोश रहकर भी एक दूसरे से सब कह सकते थे। तुम मेरे साथ क्या करना चाह रहे हो खबीस? सियासत? वो उसी के अंदाज से बोला। ऑफ कोर्स, मैं इतना अजीम नहीं हूं कि सहने में बैठकर तुम्हारी काउंसलिंग करूं। तुमने कभी बैठकर सोचा है तुम कितने जलील और खुदगर्ज हो? सबरीश ने उसे शर्म दिलानी चाहिए। नहीं, तुम चारों हो ना मुझे वक्तन फवक्तन ही एहसास दिलाने के लिए। सबरीश ने अफसोस से नफी में सर हिलाया और दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ाए, जैसे कहना चाहता हो, उठाओ मुझे। सुल्तान ने सीने पे हाथ रखकर शर्फ कबूल किया था, फिर अपनी जगह से उठा। उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। वो जो ही खड़ा हुआ, सुल्तान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा दिया। उन दोनों ने एक नज़र अपने बाकी साथियों पे डाली। वो तीनों जरा जरा उससे फासले पे दुनिया जहां से बेखबर नींद के मजे ले रहे थे। दोनों ने एक साथ गर्दन वापस मोड़ ली। वो उसे साथ लिए छोटे छोटे कदम लिए आगे जा रहा था। जबरीश जाहिर नहीं कर रहा था, मगर उसे दर्द बेतहाशा हो रहा था। दरवाजे पे खड़े होकर वो दरवाज़ा बजा रहा था। दूसरी तरफ आवाज़ गई। जबल की नींद में खलल पड़ा। दीवार से टेक लगाए, अंसला को अपने कंधे से लगाए उससे आंखें खोली। दरवाजे पे खड़े मुसल्ला अफराद उसकी इजाज़त की मुंतज़िर थे। जबल, दरवाज़ा खोलो। जबरीज की आवाज़ सेमी थी। जबल का रुआं रुआं समात बन गया। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे मेरे दोस्त से बात करनी है। जबल साकित रह गया। उसकी आंखों में बेख्तियार ढेर सारा गर्व आकर जमा हो गया। जबल प्लीज दरवाज़ा खोलो। मैं किसी तीसरे के लिए यहाँ नहीं आया। मैं हमारी बात करना चाहता हूँ। आवाज़ों की बासकश से हंसला बेदार हुई। दरवाजे पे खड़े अफराद उसके हुक्म के मुंतज़िर रहे। जबल ने धीरे से हंसला को एक तरफ किया, फर्श पे पड़ी पिस्तौल उठाई और कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। साथ उन दो लोगों को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। उन्होंने पिस्तौल सीधी करते हुए दरवाज़ा खोला। जबल हान दरवाजे की तरफ जाते हुए रुक गया था। वो दरवाजे पे खड़ा था, जबल की तरफ देखते हुए। सुल्तान ने उसे थाम रखा था। जबल चाहकर भी उसके जख्मी पैरों की तरफ नहीं देख सका। उसी पल सुल्तान ने उसे छोड़ा। जबल ने बरकतफ्तारी से आगे बढ़कर उसे कंधों से थाम लिया। ये ख्याल कि वो ज़मीन पोस हो जाए, ये ख्याल भी अपने ज़हन में वो लाना नहीं चाहता था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी सबरीज। तुम वापस जाओ। उसे सहारा दिए सख्ती से बोला। सबरीश ने सुल्तान को जाने का इशारा किया। एक हाथ से दरवाज़ा खींच कर बंद किया, फिर जबल को देखा। मैं खड़े नहीं रह सकता, मुझे बिठाओ। शाहनवाज दुरानी ने मुझे तुम्हारा मुलाजिम नहीं रखा। जबल अनु सख्ती से कह रहा था। शाहनवाज के बेटे सबरीज दुरानी ने तुम्हें दोस्त तो रखा है ना। वो उसी के अंदाज से बोला। बैठाओ मुझे। जबल गहरी सांस भर कर रह गया। लब खींचते वो उससे लिए हुए आगे आगे चल रहा था। कंदीलों ने अपनी रोशनी बढ़ा ली। सर्दी अपना जोर कम करने लगी। चर्च की कदीम दीवारों ने बेख्तियार सुख का सांस लिया।